लॉस एंजलिस से जापान जाने वाली एक मॉडर्न एयरलाइन अपनी लंबी जर्नी के लिए रनवे से टेक ऑफ करती है। कॉकपिट में कैप्टन रिच और उसका फर्स्ट ऑफिसर बैठे हैं। दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं और सालों से एविएशन इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। प्लेन के अंदर हर तरह के पैसेंजर्स मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी वेकेशन एंजॉय करने जापान जा रही हैं, कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं और कुछ फैमिलीज भी सफर कर रही हैं। उन्हीं में एक छोटी लड़की कोरा भी है, जो अपने फादर और स्टेप मदर के साथ जापान जा रही है। ये उसकी जिंदगी की पहली फ्लाइट है, इसलिए वो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों फील कर रही है। प्लेन धीरे धीरे 10,000 फीट की हाइट क्रॉस करता है और स्टेबल स्पीड पर आ जाता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त प्लेन के कार्गो सेक्शन में एक लाल रंग का बैग रखा हुआ नजर आता है। इस बैग के अंदर एक पावर बैंक मौजूद है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से चेकिंग से बचकर यहाँ तक पहुंच गया था। किसी ने प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट ही नहीं किया। कुछ देर बाद उस पावर बैंक की बैटरी ओवरहीट होने लगती है। छोटी सी स्पार्क निकलती है और धीरे धीरे वो स्पार्क एक डेंजरस फायर में बदल जाती है। कुछ ही पलों में पूरा बैग आग की गोली की तरह जलने लगता है। सबसे बुरी बात ये होती है कि कार्गो एरिया में आसपास रखा सामान भी उस आग को फ्यूल देने लगता है और देखते ही देखते पूरा कार्गो कंपार्टमेंट उसकी लपेट में आना शुरू हो जाता है। कॉकपिट में अलार्म बज उठता है। कैप्टन रिच को फौरन समझ आ जाता है कि नीचे कोई सीरियस इमरजेंसी चल रही है। वो तुरंत कार्गो स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट करता है ताकि आग कंट्रोल हो सके, लेकिन सिचुएशन और भी खराब निकलती है। स्प्रिंकलर सिस्टम प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा होता। कुछ लाइंस कंप्लीटली फेल हो चुकी होती हैं और कहीं से पानी तक बाहर नहीं आता। कैप्टन रिच फौरन 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को कार्गो कंपार्टमेंट में भेजता है ताकि वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के जरिए आग को रोकने की कोशिश कर सकें। लेकिन जब वो नीचे पहुंचती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आग अब सिर्फ एक कोने में नहीं, बल्कि लगभग पूरे कार्गो एरिया पर कब्जा कर चुकी होती है। दोनों ऑफिसर्स हिम्मत नहीं हारती और सिलेंडर से केमिकल स्प्रे करना शुरू कर देती हैं। वो लोग लगातार कोशिश कर ही रही होते हैं कि अचानक एक कंटेनर अपनी लॉकिंग हुक से निकल जाता है। बदकिस्मती से उस कंटेनर में भी आग लग चुकी होती है। कंटेनर सीधा जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टैक से टकराता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। हाई प्रेशर की वजह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिसाइल की तरह हवा में उड़ जाता है और कार्गो सेक्शन की वॉल को फाड़कर प्लेन के बाहर निकल जाता है। लेकिन एक और सिलेंडर और भी ज्यादा खतरनाक डायरेक्शन में जाता है। वो प्लेन के अपर कैबिन की तरफ शूट करता है, जहां पैसेंजर्स बैठी हुई हैं। सिलेंडर इतनी स्पीड से आता है कि एक पैसेंजर को सीधा फेस पर लगता है और उसकी वहीं फौरन मौत हो जाती है। सिलेंडर कैबिन को भी डैमेज करता हुआ नीचे की स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है और प्लेन की बॉडी में एक बड़ा होल बना देता है। तेज हवा का प्रेशर अंदर और बाहर की डिफरेंस की वजह से हर चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। किसी का सामान उसके हाथ से निकल जाता है, किसी को उड़ती हुई चीज लग जाती है। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तब देखने को मिलता है जब एक यंग लड़की उस होल की तरफ खिसकती हुई जाने लगती है। लेकिन आखिरी लम्हे में एक पैसेंजर अपनी सीट से झुककर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे वापस कैबिन के अंदर खींच लेता है। अब कॉकपिट में अलार्म्स लगातार बज रहे होते हैं। कैप्टन रिच और उसका को पायलट समझ चुके होते हैं कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। रिच कहता है कि उन्हें प्लेन की एल्टीट्यूड कम करनी होगी। फर्स्ट ऑफिसर फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और पूरी इमरजेंसी एक्सप्लेन करता है। कंट्रोल रूम उनकी बात सुनकर नियरेस्ट एयरपोर्ट की लोकेशन देता है, जो लगभग 400 नॉटिकल माइल्स दूर होता है। और सबसे डेंजरस बात ये कि दोनों इंजन्स भी फायर से अफेक्ट होना शुरू हो गए थे। कॉकपिट की विंडोज से फ्लेम्स साफ नजर आ रही थीं। इस दौरान कैबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को लग रहा होता है कि शायद डेंजर टल गया है। प्लेन नीचे आ चुका था और लोग फिर से नॉर्मली सांस ले पा रहे थे। लेकिन फिर कैप्टन रिच इंटरकॉम पर एक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। कैप्टन रिच एयरपोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। वो प्लेन को समुंदर के अंदर क्रैश लैंडिंग करने वाला है। कैप्टन रिच का डिसीजन सुनकर फर्स्ट ऑफिसर बेन अब भी कन्विंस नहीं होता। उसका मानना था कि प्लेन के पास इतना फ्यूल जरूर है कि वो और 400 माइल्स का सफर कर सकता है और किसी एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन रिच उसे रियलिटी समझाता है। वो कहता है कि ये एयरबस नहीं, बल्कि बोइंग एयरक्राफ्ट है। इस मॉडल में फ्यूल टैंक्स इंजन्स के बिल्कुल नीचे होते हैं। जब से दोनों इंजन्स में आग लगी है, तब से फ्यूल भी रैपिडली बर्न हो रहा है। हालत ये है कि आधे से ज्यादा फ्यूल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब उनके पास मैक्सिमम 200 माइल्स तक ही पहुंचने की कैपेसिटी बची है।
अब किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स भी डेंजर को महसूस कर चुके थे। इसी बीच एक पैसेंजर टॉयलेट में छुपकर सिगरेट पी रहा होता है। और सबसे बुरी बात ये कि छोटी कोरा के पेरेंट्स भी वॉशरूम एरिया में बेहोश पड़े हुए होते हैं। कोरा उनके पास जाना चाहती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है, क्योंकि उस वक्त कैबिन में मूवमेंट करना बहुत डेंजरस था। और फिर प्लेन समुंदर की सतह से टकराता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरा एयरक्राफ्ट पानी को चीरकर अंदर घुस जाता है। एयरक्राफ्ट कुछ डिस्टेंस तक पानी की सरफेस पर स्लाइड करता है और फिर एक भयानक झटके के साथ टूटने लगता है। टकराव इतना पावरफुल था कि प्लेन 2 बड़े हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। एक हिस्सा एक तरफ जा गिरता है और दूसरा दूसरी तरफ। एयरक्राफ्ट कई बार उलट पलट खाता है। कैबिन के अंदर लोग दीवारों और सीट से टकरा रहे होते हैं। कई पैसेंजर्स इसी इम्पैक्ट में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी जिंदा थे। उनमें कैप्टन रिच और बेन भी शामिल थे। कॉकपिट पानी के अंदर फंस चुका था और बाहर से समुंदर का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। कॉकपिट की विंडोज किसी भी वक्त टूट सकती थी। बेन फौरन रिच से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन रिच मना कर देता है। उसका पैर कॉकपिट सीट में बुरी तरह फंस चुका था और शायद उसने दिल ही दिल में अपनी किस्मत एक्सेप्ट भी कर ली थी। दूसरी तरफ समुंदर के अंधेरे में जो लोग प्लेन से बाहर निकल गए थे या क्रैश के बाद अलग हो गए थे, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को पुकार रहे थे। हर तरफ सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं, मदद के लिए चीखें। अपनों को ढूंढते लोग और पानी पर तैरती हुई लाशें। कॉकपिट के अंदर बेन देखता है कि कैप्टन का पैर सीट के मैकेनिज्म में फंस गया है। वो इमरजेंसी एक्स उठाता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट भी उसकी मदद करने लगती है, लेकिन सीट पूरी तरह जाम हो चुकी थी। कैप्टन रिच उन दोनों को रोक देता है। वो कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। बेन उसकी बात सुनना नहीं चाहता। वो लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका भी सामना सच्चाई से हो जाता है। रिच बच नहीं सकता था। आखिर में कैप्टन उससे कहता है कि जब वो जाए तो कॉकपिट का डोर लॉक कर दे। बेन भारी दिल के साथ वही करता है। डोर बंद करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कैप्टन को इस तरह मौत के हवाले करके जाना नहीं चाहता था। जब वो बाहर निकलता है तो फ्लाइट अटेंडेंट को कोरा मिल जाती है। छोटी बच्ची उसे देखते ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। बेन ये मंजर देखकर अंदर से टूट जाता है। समुंदर के बीच प्लेन के टुकड़े अलग अलग जगह तैर रही होती हैं और कॉकपिट वो धीरे धीरे पानी की प्रेशर के नीचे टूट रहा होता है। कैप्टन रिच अकेला बैठा अपनी परिवार को याद करता है। फिर एक जोर की क्रैक सुनाई देती है। कॉकपिट की विंडो टूट जाती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा कॉकपिट समुंदर के पानी से भर जाता है। कैप्टन रिच हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में खो जाता है। बेन दूर से सब देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब कहानी का फोकस प्लेन की दूसरे सर्वाइवर्स पर शिफ्ट होता है। प्लेन के बीच वाले सेक्शन में सैम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड लिली को आवाज दे रहा होता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। सैम को लगता है कि शायद लिली मर चुकी है, लेकिन असल में लिली जिंदा होती है। क्रैश के वक्त प्लेन का एक ब्रोकन पैनल अलग हो गया था और लिली उसी टुकड़े को पकड़कर पानी के ऊपर खुद को संभाले हुए थी। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। खून लगातार बह रहा था। इसी दौरान प्लेन का टेल सेक्शन समुंदर के नीचे डूब चुका था। वहीं कोरा के फादर और स्टेप मदर को होश आता है। जब वो अपनी सिचुएशन समझते हैं तो घबराकर वॉशरूम का डोर खोल देते हैं। डोर खुलते ही समुंदर का पानी अंदर घुस पड़ता है। दोनों पानी के बहाव में बह जाते हैं। उस सेक्शन में पहले ही बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। अब जो सर्वाइवर्स थे उनमें फ्लाइट अटेंडेंट जोई और कुछ इंजर्ड पैसेंजर्स शामिल थे। वो लोग देखते हैं कि पानी लगातार ऊपर आ रहा है। दरअसल एक एयर पॉकेट की वजह से वो लोग अब तक जिंदा थे। अगर कोई गलत डोर खोल दिया गया तो पानी पूरी कंपार्टमेंट में भर जाएगा और सब मर जाएंगे। इसी बीच जोई को एक बुजुर्ग औरत मिलती है जो अब भी जिंदा होती है। सब मिलकर उसे सपोर्ट देते हैं और उसे सेफ जगह पर ले आते हैं। जितनी भी सर्वाइवर्स उस सेक्शन में बचे होते हैं धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगती हैं। ऊपर सरफेस पर बेन सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है। हर एयरक्राफ्ट में एक इमरजेंसी लोकेटर डिवाइस होती है जो रेस्क्यू टीम्स को लोकेशन भेजने के काम आती है। अगर वो डिवाइस अब भी एक्टिव हुई तो उनकी रेस्क्यू की उम्मीद जिंदा रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोकेटर प्लेन के मिडिल सेक्शन में था। किसी को वहां जाकर चेक करना पड़ेगा। बेन खुद जाने की तैयारी करता है, लेकिन पेनी उसे रोक देती है। वो बताती है कि वो पहली प्रोफेशनल स्विमर रह चुकी है, इसलिए ये काम वो ज्यादा अच्छी तरह कर सकती है। उनके पास एक लाइफ राफ्ट भी मौजूद होती है, लेकिन पेनी वक्त वेस्ट नहीं करना चाहती। वो सीधा पानी में जंप कर देती है। जाने से पहले वो अपनी शूज कोरा को दे देती है।
फिर धीरे धीरे तैरते हुए पेन के मिडिल सेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान दूसरे सर्वाइवर्स भी होश में आना शुरू कर देते हैं। सैम सबको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर सबने मिलकर काम नहीं किया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। पेनी अब भी समुंदर के बीच तैर रही होती है और तब छोटी कोरा की नजर पानी के नीचे किसी चीज पर पड़ती है। वो एक शार्क थी। क्रैश के बाद पानी में तैरती लाशें और हर तरफ फैला हुआ खून शार्क्स को अपनी तरफ खींच चुका था। कोरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पेनी, पेनी, वहाँ शार्क है। लेकिन पेनी काफी दूर निकल चुकी थी। खुले समुंदर में आवाज उतनी दूर तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे कोरा की वार्निंग सुनाई ही नहीं देती। इसी दौरान प्लेन के मिडिल सेक्शन में बैठे सर्वाइवर्स को अचानक एक जोर का झटका महसूस होता है। तब सबको एक और डरा देने वाली सच्चाई पता चलती है। जिस एयरक्राफ्ट के टुकड़े पर वो बैठे हुए हैं वो पूरी तरह पानी पर तैर नहीं रहा। वो एक बड़ी पत्थर के सहारे टिका हुआ है और बिल्कुल उसी वक्त पत्थर का एक हिस्सा टूट जाता है। पूरा स्ट्रक्चर हिल उठता है। झटका इतना अचानक था कि एक लड़की बैलेंस खोकर पानी में गिर जाती है, लेकिन बाकी सर्वाइवर्स मिलकर उसे वापस ऊपर खींच लेते हैं। उधर बेन राफ्ट लेकर पेनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कोरा लगातार चिल्लाई जा रही होती है, लेकिन पेनी तक अब भी उसकी आवाज नहीं पहुंच रही। तैरते तैरते पेनी को अचानक अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सी मूवमेंट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके आसपास घूम रही हो। इसी दौरान उसे दूर से कोरा की चीख सुनाई देती है। पेनी कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ती है, लेकिन जब वो समझती है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, उसका खून जम जाता है और फिर अचानक पानी के नीचे से एक शार्क बिजली की तरह निकलती है। एक ही अटैक में वो पेनी के पैर को पकड़ लेती है। उसके पैर का बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। समंदर का पानी फौरन लाल होने लगता है। अब पेनी को भी समझ आ चुका था कि पानी में उतरना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूर से ही पानी का बदलता हुआ रंग देखकर बेन समझ जाता है कि शार्क ने अटैक कर दिया है। आखिरकार वो पेनी के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पेनी दोबारा पानी में फिसल जाती है। अटैक और ज्यादा डेंजरस था। दर्द से तड़पती हुई पेनी किसी तरह दोबारा सरफेस पर आती है। वो अपना हाथ बेन की तरफ बढ़ाती है। अगले ही सेकंड शार्क पूरी ताकत के साथ नीचे से अटैक करती है। पेनी को इतनी जोर से खींचती है कि बेन की पकड़ छूट जाती है और फिर पेनी हमेशा के लिए समंदर के नीचे गायब हो जाती है। कुछ ही लम्हों बाद एक और बड़ी शार्क राफ्ट के पास आ जाती है। वो सीधा उन पर अटैक करती है। खुशकिस्मती से बेन वक्त पर राफ्ट को पीछे खींच लेता है और शार्क उन्हें मिस कर देती है। उधर प्लेन के दूसरे हिस्से में फंसे हुए 4 सर्वाइवर्स अब सबसे ऊपर वाले सेक्शन तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन पानी लगातार भर रहा था। अगर जल्दी कोई सल्यूशन ना निकाला गया तो वो सब मर जाएंगे। सैम पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वो सबको कहता है कि हमें अपना वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर सब लोग एक ही साइड पर बैठे रहे तो ये पूरा स्ट्रक्चर उलट सकता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ लोग उसकी नेशनैलिटी की वजह से भी उसकी एडवाइस को इग्नोर कर रहे थे। सैम फिर समझाता है कि हमें उस साइड जाना होगा जहां पानी भरा हुआ है, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। इसी बीच प्लेन की सबमर्ज्ड सेक्शन में फंसा हुआ फिन एक डेंजरस डिसीजन लेता है। उसका कहना था कि वो सरफेस तक जाएगा और रेस्क्यू के लिए कोई सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा। फ्लाइट अटेंडेंट जोई उसे रोकने की कोशिश करती है। उसका हाथ पहले ही टूट चुका था और सरफेस तक पहुंचने के लिए उसे और गहरे पानी में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिन तैयार था। वो हिम्मत करके पानी के नीचे उतरता है। एयरक्राफ्ट की सीट्स और ब्रोकन स्ट्रक्चर के बीच से रास्ते बनाता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद वो सफलता से सरफेस तक पहुंच जाता है। हर तरफ सिर्फ लाशें तैर रही थीं और दूर एक ब्रोकन पैनल पर 2 लोग बैठे नजर आते हैं। ये कोरा की फादर और स्टेप मदर थी और हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों अब भी जिंदा थी। जैसे ही उन्होंने फिन को देखा वो उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी पल समुंदर के नीचे से एक शार्क निकलती है और कोरा के फादर को सीधा पानी के नीचे खींच लेती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। उधर लिली अब भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस ब्रोकन एयरक्राफ्ट पैनल पर वो खड़ी थी वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया था। अब उसके पास उसे छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो तैरते हुए मिडिल सेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। इधर सर्वाइवर्स आखिरकार सैम की बात मान लेते हैं और बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं। कुछ देर बाद लिली भी उन तक पहुंच जाती है। सैम उसे देखते ही इमोशनल हो जाता है। उसे लग रहा था कि लिली मर चुकी होगी, लेकिन वो उसके सामने जिंदा खड़ी थी। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। सब लोग थोड़ी देर के लिए रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती।
अचानक पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर शॉक अटैक कर देती है। एक ही झटके में वो उसे पानी के अंदर ले जाती है। उसका बेटा हाश अपने फादर को मरते हुए देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है। वो सीधा सैम पर टूट पड़ता है। उसका मानना था कि सब कुछ सैम की वजह से हुआ है। अगर वो उन्हें पोजीशन चेंज करने का मशवरा ना देता तो उसके फादर अब भी जिंदा होते। तभी बेन वहां पहुंच जाता है। वो दोनों को अलग करता है और सबको एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। बेन कहता है, जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी तब इसमें 234 लोग मौजूद थे और अब मेरे सामने सिर्फ 20 या 21 लोग बचे हैं। तुम लोग ऑलरेडी मिरेकल के जरिए जिंदा हो। ऐसी क्रैशेस में आमतौर पर कोई नहीं बचता। अपनी बची हुई जिंदगी को एक दूसरे से लड़ने में वेस्ट मत करो। सर्वाइव करना है तो मिलकर काम करना होगा। बेन की बात सबको चुप करा देती है। अब सबसे पहले सर्वाइवर्स को लाइफ बोट को पानी में उतारना था, क्योंकि प्लेन का ये हिस्सा किसी भी वक्त टूटकर समंदर में गिर सकता था। कैप्टन बेन कोरा को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद इमरजेंसी नेविगेटर डिवाइस ढूंढने चला जाता है। डिवाइस प्लेन के इसी सेक्शन में था, इसलिए बेन को ज्यादा देर नहीं लगती और वो उसे ढूंढ लेता है। उधर बाकी लोग लाइफ बोट को उसकी जगह से निकालकर एक एक करके पानी में उतारने लगते हैं। बेन नेविगेटर डिवाइस डैन नाम के आदमी को पकड़ा देता है और उससे कहता है कि इसे संभाल कर रखना। लेकिन तभी बेन देखता है कि कोरा अपने फादर को ढूंढते हुए एज की तरफ जा रही है और उसके बिल्कुल करीब पानी के नीचे एक शार्क घूम रही होती है। बेन बिना टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ भागता है और कोरा को खींचकर पीछे कर देता है। वो उसे गुस्से में डांटता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम वहां क्यों गई? कोरा रोते हुए सिर्फ इतना कहती है कि उसे अपनी डैड के पास जाना है, वो उनके बिना नहीं रह सकती। लेकिन इसी इमोशनल मोमेंट के बीच प्लेन का सेक्शन हिलने लगता है। स्ट्रक्चर टूट रहा था। हर कोई पानी में जंप करता है ताकि लाइफ बोट तक पहुंच सके। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से नेविगेटर डिवाइस पानी में गिर जाता है। बेन ये देखकर फ्यूरियस हो जाता है। सैम और बाकी लोग थोड़ी दूर एक फ्लोटिंग सूटकेस की मदद से पानी पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। जब बेन सरफेस पर आता है तो वो भी एक सूटकेस पकड़कर तैरने लगता है। लाइफ बोट पर बेन और डैन के बीच बहस शुरू हो जाती है। डैन कहता है कि अगर वो डिवाइस इतना इंपॉर्टेंट था तो बेन को खुद उसे पकड़ना चाहिए था। ये सुनते ही बेन का सब्र टूट जाता है। वो उसके करीब जाकर कहता है, ये मेरा प्लेन था, मैं इसका पायलट हूँ। डैन हंसकर जवाब देता है, हाँ पायलट तो हमने देख लिया, तुम्हारी फ्लाइंग स्किल्स का रिजल्ट सबके सामने है। ये बात बेन के दिल पर लगती है और वो गुस्से में डैन को जोर का पंच मार देता है। इसी वक्त कोरा सैम को दूर पानी में देख लेती है। वो सबको बताती है कि सैम जिंदा है, लेकिन डैन वहां जाने से मना कर देता है। बेन उसे दोबारा पंच करता है और लाइफ बोट को सैम की तरफ ले जाने पर मजबूर कर देता है। उधर सैम को पानी में एक और आदमी डूबता हुआ नजर आता है। जब वो उसे सीधा करता है तो पता चलता है कि वो हैश है, वही हैश जो कुछ देर पहले सैम पर अटैक कर रहा था। सैम बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाता है और उसे सूटकेस के सहारे पानी के ऊपर रखता है। हैश को होश आता है, लेकिन तब तक बेन और बाकी लोग देख लेते हैं कि उनके आसपास शार्क्स घूम रही हैं। वो लाइफ बोट की स्पीड बढ़ाते हैं और सैम के करीब पहुंच जाते हैं। सैम पहले हैश को बोट पर भेजता है और फिर खुद ऊपर आता है। सैम की हिम्मत देखकर हैश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सैम से माफी मांगता है और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है। लेकिन प्लेन के नीचे फंसे हुए लोगों के लिए हालात और खराब हो रहे थे। जोई को लगता है कि फिन को गए बहुत देर हो चुकी है, अब इंतजार करना डेंजरस था। वो सबको ऊपर चलने के लिए कहती है, लेकिन बेकी मना कर देती है। वो कहती है कि जोई उस बच्चे को लेकर निकल जाए। जोई वादा करती है कि वो हेल्प लेकर वापस जरूर आएगी। फिर वो स्मिथ को लेकर पानी में जंप करती है और उसी रास्ते से ऊपर आने की कोशिश करती है जहाँ से फिन गया था। किसी तरह जोई स्मिथ को लेकर सरफेस तक पहुंच जाती है, लेकिन सरफेस पर भी उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। अब उन्हें खुद स्विम करके किसी राफ्ट तक पहुंचना था। उधर लाइफ बोट पर बैठी सर्वाइवर्स एक मिरेकल का वेट कर रहे होते हैं। इसी बीच उनके साथ एक अच्छी चीज होती है, नेविगेटर डिवाइस दोबारा मिल जाता है। बेन फौरन उसे ऑन करता है। इसका मतलब था कि इमरजेंसी सिग्नल सेंड हो चुका है। अब रेस्क्यू की उम्मीद सच में जिंदा थी। तभी लिली आसमान में एक छोटा प्लेन देखती है। वो फौरन सबको बताती है। सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाथ हिलाकर सिग्नल देते हैं, लेकिन प्लेन उन्हें देखे बिना वहां से निकल जाता है। उधर जोई स्मिथ को लेकर एक छोटी राफ्ट तक पहुंच जाती है। पानी में फ्लोटिंग डेब्री बार बार उससे टकरा रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो पहले स्मिथ को राफ्ट पर चढ़ा देती है, लेकिन जब जोई खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तब नीचे से मौत उसका इंतजार कर रही होती है। एक शार्क उसके पैर को अपनी जॉज में पकड़ लेती है। जोई दर्द से चीखने लगती है। शार्क उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दूसरी शार्क वहां आ जाती है। दोनों शार्क्स एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। इसी फाइट का फायदा जोई को मिल जाता है। वो किसी तरह अपने जख्मी जिस्म के साथ राफ्ट पर चढ़ जाती है।
लेकिन उसके पैर पर बहुत बड़ा वूंड बन चुका होता है। राफ्ट पर आती ही जोई बेहोश हो जाती है। अब स्मिथ बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिर अचानक उसकी राफ्ट नीचे से हिलने लगती है। स्मिथ डर कर पानी में झांकता है और तभी एक पावरफुल झटका लगता है। वो सीधा पानी में गिर जाता है। वो पैनिक करने लगता है कि कहीं शार्क उस पर अटैक ना कर दे, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर अंधेरा छा जाता है। नीचे प्लेन के अंदर बेकी की हालत भी खत्म होने वाली थी। पानी उसके जिस्म का ज्यादा हिस्सा कवर कर चुका था। सिर्फ उसकी गर्दन पानी से बाहर थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं। वो अपनी पोती की फोटो देखती है और टूट कर कहती है कि अब वो उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। उन दोनों की आखिरी मुलाकात ही उनकी लास्ट मेमोरी बन चुकी थी। रात हो चुकी थी और रात के साथ खतरा और बढ़ गया था। लेकिन इसी अंधेरे में एक नई उम्मीद भी जन्म लेती है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उस जगह के ऊपर सर्च कर रहा होता है जहां नेविगेटर का सिग्नल मिला था। हेलीकॉप्टर पायलट नियर बाई एक सीलिंग शिप से भी कांटेक्ट करता है। वो उन्हें बताता है कि अगर समंदर में कोई रैकेज या सर्वाइवर नजर आई तो फौरन रिपोर्ट करें। उधर लाइफ बोट पर बैठी सब लोग थक चुके होते हैं। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास एनर्जी नहीं। हर कोई जख्मी और होपलेस था। सैम बार बार लिली को देखता है। हैश ये नोटिस कर लेता है। वो सैम से कहता है, तुम उसे बोल क्यों नहीं देते? जो दिल में है कह दो। सैम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उनकी टीम का रूल है कि टीम मेंबर्स एक दूसरे को डेट नहीं करते। हैश हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, प्यार में रूल्स कौन देखता है? कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज उनकी कानों तक पहुंचती है। एक सेकंड में सबकी थकान, दर्द और होपलेसनेस गायब हो जाती है। सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। रेस्क्यू फाइनली उन तक पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही सब सर्वाइवर्स के चेहरों पर उम्मीद वापस आ जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी मुश्किल अब खत्म होने वाली है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके ऊपर होवर करता है और क्रू एक रेस्क्यूअर को रोप के जरिए नीचे भेजने लगता है। जैसे ही रेस्क्यूअर पानी के करीब पहुंचता है, एक शार्क बिजली की तरह नीचे से अटैक करती है और उसे सीधा अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। हेलीकॉप्टर पायलट फौरन रोप लूज करने का ऑर्डर देता है, लेकिन क्रू घबराहट में रेस्क्यूअर को ऊपर खींचने लगता है। जब वो आदमी ऊपर आता है तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। वो जिंदा था, लेकिन बहुत बुरी हालत में। और इसी एक सेकंड का फायदा शार्क उठाती है। वो पानी से बाहर जबरदस्त जंप लगाती है। इस बार वो रेस्क्यूअर को दोबारा पकड़ लेती है और उसे सीधा समुंदर की गहराइयों में खींच ले जाती है। रोप भी उसके साथ नीचे खींचती चली गई। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। पायलट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर जाता है और उस क्रैश का असर सर्वाइवर्स की राफ्ट पर भी पड़ता है। राफ्ट उलट जाती है। सब लोग दोबारा पानी में गिर जाते हैं और समुंदर एक बार फिर मौत का मैदान बन जाता है। इसी अफरा तफरी में डैन अपनी असली फितरत दिखा देता है। खुद को बचाने के लिए वो जानबूझकर एक फ्लाइट अटेंडेंट को पानी में धक्का दे देता है ताकि वो सबसे पहले राफ्ट पर चढ़ सके। शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं। बेन ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन इस वक्त उसके पास लड़ने का वक्त नहीं था। तभी उन्हें दूर एक सेलिंग शिप नजर आती है। सबकी उम्मीद फिर जाग जाती है, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। शिप और सर्वाइवर्स के बीच डेंजरस रॉक्स मौजूद थे। पानी भी बहुत शैलो था, इसलिए शिप उनके पास नहीं आ सकती थी। अब सर्वाइवर्स को खुद शिप तक पहुंचना था, लेकिन कैसे? राफ्ट के पैडल्स टूट चुके थे और इतनी भारी राफ्ट को हाथों से चलाना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच डैन की नजर कोरा पर पड़ती है। वो दूर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की मलबे पर खड़ी होती है। बेन बिना सोचे समुद्र में जंप कर देता है और उसकी तरफ तैरना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार उसके पीछे सिर्फ एक नहीं, कई शार्क्स लग चुकी थीं। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि लगता है बेन का बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन सीलिंग शिप पर मौजूद लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक देते हैं। खून और मछलियों की स्मेल शार्क्स का ध्यान बेन से हटा देती है। ज्यादातर शार्क्स उस तरफ मुड़ जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन कोरा तक पहुंच जाता है। वो उसे फौरन चलने को कहता है, लेकिन कोरा मना कर देती है। उसका कहना था कि वो अपनी डैड का इंतजार करेगी।
तब बेन एक झूठ बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारी डैड घर पहुंच चुके हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोरा कुछ पल उसकी तरफ देखती है, फिर आखिरकार मान जाती है। बेन उसे लेकर वापस राफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है। उधर शार्क्स का ध्यान मछलियों की तरफ चला गया था, लेकिन सब शार्क्स नहीं, कुछ अब भी सर्वाइवर्स के आसपास घूम रही थी। इसी दौरान डैन, जो अब तक खुद को सेफ समझ रहा था, राफ्ट पर आराम से बैठा स्मोकिंग कर रहा होता है। अचानक एक शार्क नीचे से आती है और सीधा उसकी गर्दन पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता। सच कहा जाए तो शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। शायद सबको उसकी सेल्फिश हरकतें याद थीं। उधर बेन और कोरा वापस आ रहे होते हैं जब एक शार्क उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। बेन फौरन इमरजेंसी फ्लेयर निकालता है और सीधा शार्क के मुंह की तरफ फायर कर देता है। फ्लेयर की रोशनी और हीट से शार्क पीछे हट जाती है और बेन को एक और मौका मिल जाता है। आखिरकार रात गुजर जाती है। सुबह की रोशनी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। बचे हुए सर्वाइवर्स को एक एक करके सेफ जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वापस लौटते वक्त उनकी नजर समुंदर में तैरती एक काली राफ्ट पर पड़ती है। सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम उसके करीब पहुंचती है तो सब हैरान रह जाते हैं। राफ्ट पर जोई मौजूद थी, जख्मी, कमजोर लेकिन जिंदा। सब फौरन उसकी मदद करते हैं और फिर उनकी नजर पास ही फॉइल ब्लैंकेट में लिपटे एक और इंसान पर पड़ती है। वो स्मिथ था और वो भी जिंदा था। कोरा उसे देखते ही खुशी से रो पड़ती है। आज उसने अपने डैड को खो दिया था, बहुत से लोगों को खो दिया था, लेकिन कम से कम उसका भाई उसके पास था। ये उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। कुछ वक्त बाद बेन आखिरकार अपने परिवार को फोन करता है। न्यूज़ चैनल्स पहले ही क्रैश की खबर दिखा चुके थे। सबको लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज फोन पर सुनाई देती है, उसके घर वाले खुशी से रो पड़ते हैं। बेन सिर्फ इतना कहता है, मैं घर वापस आ रहा हूँ। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये कहानी अपने एंड तक पहुंचती है। एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जहां लोगों को सिर्फ क्रैश से नहीं, आग, समुंदर, शार्क्स और अपने डर से भी लड़ना पड़ा। और आखिर में वही लोग बचे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। डीप वाटर को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स टू एवरेज रिस्पॉन्स मिला। रॉटन टोमेटोज पर इसकी क्रिटिक्स रेटिंग 67% है, ऑडियंस स्कोर 71% है, IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 और मेटाक्रिटिक पर 53 आउट ऑफ 100। क्रिटिक्स कहते हैं कि मूवी कुछ नया नहीं करती, कैरेक्टर्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्लेन क्रैश सीक्वेंस और सर्वाइवल टेंशन काफी एंगेजिंग है। ऑडियंस ने इसे एक प्रॉपर पॉपकॉर्न थ्रिलर बोला, जहां लॉजिक से ज्यादा शार्क्स, पैनिक और एंटरटेनमेंट का मजा है। अगर आपको डिजास्टर मूवीज और शार्क सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद हैं, तो डीप वाटर एक टाइम पास बट इंटेंस वॉच हो सकती है। अगर आपको ये सर्वाइवल थ्रिलर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप बेन की जगह होती तो सबसे पहले क्या करते। और ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।